Morning, sixth class. Today we are starting a new chapter, Major Domains of the Earth. Let us start chapter. This is the fifth chapter of your geography book. As you have read in the first chapter, अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो अर्थ है वो ओनली प्लैनेट है विच हैज़ लाइफ. सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जिसमें लाइफ है. हमारे सोलर सिस्टम में आपको याद है ना, सन के साथ साथ 8 और प्लैनेट्स हैं, तो उनमें से सिर्फ अर्थ के ऊपर लाइफ है. ह्यूमन बीइंग कैन लिव हियर. इसी अर्थ पे ह्यूमन बीइंग रह सकता है क्योंकि हमारी अर्थ पे ही लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं, जीवन जीने वाले एलिमेंट्स, जैसे कि लैंड, वाटर एंड एयर. ये सारे एलिमेंट्स हमारी ही स्टेट पे हैं, प्लैनेट पे हैं. तो सरफेस ऑफ द अर्थ इज़, हमारी जो अर्थ का सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है जिसमें 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट हैं. एनवायरनमेंट के 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं. जब वो आपस में मीट करते हैं, मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तब उस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं. अब उन तीनों मेन कंपोनेंट्स का मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. सबसे पहले लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर उस सॉलिड पोर्शन के, अर्थ के उस सॉलिड पोर्शन को कहा जाता है जिसके ऊपर हम रहते हैं, यानी कि ज़मीन. नेक्स्ट है इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी वैसे बताया हुआ है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस, ये सारी गैसेस हमें मिलती हैं एटमॉस्फेयर में. और तीसरा है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वाटर. वाटर हमारी अर्थ के बहुत बड़े एरिए पे है और उस सारे को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के. तीनों जब इंटरेक्ट करते हैं, मीट करते हैं आपस में, तो उस जगह को हम बायोस्फीयर कहा जाता है जिस पे हम रहते हैं. बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर वो नैरो जोन है, वो छोटा जोन है वेयर द लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर इकट्ठे होते हैं और जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. विद द डायग्राम देखो आप, मैं आपको एक बार डायग्राम बना के दिखाती हूँ. जस्ट वेट. देखो जैसे ये रेड कलर है एटमॉस्फेयर का, ओके. उसके बाद ये पर्पल बॉक्स है किसका? लिथोस्फीयर का, ठीक है. उसके बाद ये वाला ब्लू है एटमॉस्फेयर का. तो कल्ले इस एरिया में भी हम रह नहीं सकते ओनली हवा में, कल्ले यहाँ पर भी हम रह नहीं सकते, ठीक है. और सिर्फ इस एरिया में भी हम रह नहीं सकते. तो हम लोग रहेंगे इस एरिया में, इस एरिया में हम लोग रहेंगे, इस एरिया में हम लोग रहेंगे. तो ये कौन सा एरिया? ये है बायोस्फीयर. वो एरिया जहाँ पे तीनों हैं, ये एटमॉस्फेयर भी है, लिथोस्फीयर भी है और हाइड्रोस्फीयर भी है. तो हम इस एरिया में रह सकते हैं, इसको कहा जाता है बायोस्फीयर. नेक्स्ट देखो आप, लिथोस्फीयर की हम डिटेल्स पढ़ते हैं. सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ. अर्थ के उस सॉलिड लिथोस्फीयर कहा जाता है जिसके ऊपर सारी रॉक्स ऑफ द अर्थ है, अर्थ की क्रस्ट की जितनी भी रॉक्स हैं, और सॉइल जो है जिसमें न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उस सारे पोर्शन को हम लिथोस्फीयर कहते हैं. और देयर आर 2 मेन डिवीज़न ऑफ द अर्थ सरफेस. सरफेस की 2 डिवीज़न्स हैं. जो सबसे बड़ा लार्ज लैंड मास होता है उसे कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है, और कॉन्टिनेंट्स के आसपास जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं उनको आर कॉल्ड द ओशन बेसिन. अब उनको हम ओशन बेसिन्स का कहते हैं. ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर. हर ओशन दूसरे ओशन से जुड़ा है, ठीक है. आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर, तो इसका आंसर है नो. लैंड मासेस सारे आपस में नहीं जुड़े, पर ओशन सारे आपस में जुड़े हैं. द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. और जो सी वाटर का लेवल है वो हमेशा हर जगह पे सेम रहता है. इसीलिए जब हमने किसी जगह से ऊंचाई को मापना होता है तो हम उसे सी लेवल से मापते हैं, क्योंकि सी लेवल को हम ज़ीरो मेज़र करते हैं.
कि फ्रॉम द सी लेवल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी है, इस तरीके से। समझ गए आप? यस, दिस इज़ द मैप ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज़ द मैप ऑफ द वर्ल्ड। इसमें देखो आपको कॉन्टिनेंट्स और ओशन शो किए हैं। ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ये आपको आता है वैसे, यूरोप, एशिया कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। क्लियर है? और यहाँ पे अंटार्कटिका। तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। उसके बाद ओशंस देखो, अटलांटिक ओशन, ये देखो एस शेप में, जस्ट वेट, ये देखो एस शेप में अटलांटिक ओशन, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये साउथ अटलांटिक ओशन, दिस वन, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन। यहाँ पे इंडियन ओशन है, इंडिया के नीचे देखो, और इस साइड पैसिफिक ओशन, और इधर भी पैसिफिक ओशन, क्योंकि अर्थ पीछे से गोल है ना, इसलिए। और ये रहा आपका आर्कटिक ओशन, आर्कटिक सर्कल के पास, और इधर अंटार्कटिक के पास साउथर्न ओशन। तो ये ओशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यस, हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे ऊंची माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब अबव द सी लेवल का मतलब समझ आ गया आपको? क्योंकि सारे सी के लेवल सेम हैं, ठीक है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ, देखो ये तो हो गया जैसे माउंट एवरेस्ट की ये ऊंचाई यहाँ तक 8848। अगर हम समुंदर के पानी में, खाइयाँ भी होती हैं बच्चे, खाइयाँ भी होती हैं, समुंदर के पानी में खाइयों की बात करें तो मैरीना ट्रेंच, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लर्न करना। मैरीना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशन में है, वो उसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। तो यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा, माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा है उससे ज़्यादा गहराई है मैरीना ट्रेंच की। तो यानी कि अगर हम उल्टा करके डालना चाहें माउंट एवरेस्ट, वैसे इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो इट कैन बी फिटेड इन मैरीना ट्रेंच, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पढ़ते हैं हम कि एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो कि इंडिया के हैं, ये दो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को। कब? 29 मई 1953 को। उसके बाद ये जापान की फर्स्ट वुमेन है जुनको टेबई, जो रीच द समिट ऑन 16 मई, वो 16 मई 1975 को यहाँ पे पहुँची थी माउंट एवरेस्ट पे। और फर्स्ट इंडियन वुमेन जो पहुँची वो थी 1984 में 23 मई को, विछेंद्री पाल। तो समझ आएगी नाम आपको, तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी, ये मैन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले पहुँचे 1953 को। और वुमेन लास्ट वाले पैराग्राफ में दोनों बताई हैं, जुनको टेबई जापान की हैं और विछेंद्री पाल इंडिया की हैं। उसके बाद सभी कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे बताया गया एक एक करके कि 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये मैंने आपको दिखा भी दिए। अब हम सबकी डिटेल पढ़ते हैं। और एक चीज़ और कि ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, कि ज़्यादा लैंड जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। हम आपको दिखाती हूँ, ये देखो इस मैप में, देखो ये देखो, ये इक्वेटर है, इक्वेटर, और ये है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अब आप खुद ही चेक कर लो कि साउथर्न हेमिस्फीयर में तो इतनी सी लैंड ही रहेगी, ठीक है, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कितनी ज़्यादा लैंड पड़ी है, ये भी लैंड है, ये भी लैंड है, ये भी लैंड है, ये भी लैंड है। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड है एज़ कम्पेयर टू साउथर्न हेमिस्फीयर। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। एशिया एक लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ का जितना एरिया है उसका 1/3 एरिया ओनली एशिया कॉन्टिनेंट में है। और ये कॉन्टिनेंट पूरी तरह से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है इस कॉन्टिनेंट से, ठीक है। और एशिया को यूरोप के साथ सेपरेट करता है यूरैल माउंटेन, ठीक है, ऑन द वेस्ट। और कंबाइंड लैंड मास को हम यूरोप एंड एशिया को हम यूरेशिया भी कह देते हैं। चलो अब मैप से देखते हैं।
मैं आपसे सबसे पहले तो ये बात देखो कि इसका लैंड मास बहुत बड़ा है, तो वो आपको क्लियर हो रहा है। ये देखो इसका लैंड मास कितना ज़्यादा बड़ा है एशिया का, ये सारा एशिया कॉन्टिनेंट है। येलो कलर देख रहे हो ना, तो इसका लैंड मास तो बहुत बड़ा है, इस क्लियर। नेक्स्ट है यूराल माउंटेन, ये रहा यूराल माउंटेन जो एशिया और यूरोप को आपस में अलग कर रहा है। और अगर इनको कंबाइन तौर पे इकट्ठे तौर पे बोलना हो एशिया और यूरोप को, तो हम यूरेशिया भी कह देते हैं। और एक चीज़ क्या थी, यस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इस कॉन्टिनेंट में से गुज़रती है। और एक चीज़ थी वो ये कि ये सारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, वो भी देख लो आप। वो कैसे देखोगे, देखो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में तो है ही, प्लस ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री से, तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है सारा, और ये सारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो ये सारे के सारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एशिया कॉन्टिनेंट है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम यूरोप पे। यूरोप एक बहुत छोटा कॉन्टिनेंट है एज़ कम्पेयर टू एशिया कॉन्टिनेंट। ये पूरा का पूरा लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट की तरफ है। और आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, आर्कटिक सर्कल इसमें से पास करता है, और इसके 3 तरफ पानी है, तो इसे हम मैप में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। दोनों कॉन्टिनेंट पहले आपको दिखाई देती हूँ। सबसे पहले तो आप यूरोप ही देख लो, ये रहा यूरोप, ठीक है। आर्कटिक ओशन उसके पास आपको दिख ही रहा है, जो मैंने कहा था ना कि आर्कटिक ओशन है यूरोप के पास ही, वो ये रहा, और 3 तरफ पानी भी है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात, इस कॉन्टिनेंट की, ये वाले कॉन्टिनेंट की बात करेंगे अब हम अफ्रीका की, ठीक है। चलो फिर चलते हैं अफ्रीका के बारे में देखिए कि जो अफ्रीका है वो 2nd नंबर पे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया के बाद। इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड इसमें से रन करता है, ये मैं आपको दिखा दूँगी। और अफ्रीका का ज़्यादातर हिस्सा नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, ये भी आपने देख लिया था। और ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होती हैं। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, चलो देखते हैं। अगला पैरा भी पढ़ लेते हैं पहले इसका। सहारा डेजर्ट है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, वो भी यहीं है अफ्रीका में। ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं बॉन्डेड ऑन ऑल साइड बाय ओशन एंड सीज, इसके चारों तरफ ओशन भी हैं और सी भी हैं, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, सबसे लंबी रिवर नाइल, वो भी अफ्रीका में ही पास होती है। और वेयर द इक्वेटर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप अफ्रीका दिखाती हूँ मैं आपको। यस, चलो लेट्स मूव। अब देखो अफ्रीका के बारे में सारी चीज़ें। सबसे पहले तो तीनों लाइनों की बात हुई थी, वो देख लो। ये रहा इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बात क्लियर होगी कि तीनों इसमें से क्रॉस करके फिर चारों तरफ पानी, वो भी चेक कर लो, देखो चारों तरफ पानी है इसके, समझ गए। फिर डेजर्ट की बात करी थी हमने, तो ये वाला सहारा डेजर्ट है, जस्ट वेट, ये सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे ये डेजर्ट है इसमें से, ठीक है। फिर हमने बात करी थी नाइल रिवर की, तो वो रही ये नाइल रिवर, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे वो नाइल रिवर है जो सबसे बड़ी रिवर है और यहाँ से फ्लो करती है अफ्रीका से। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों आपस में बहुत ही नैरो स्ट्रिप के ज़रिए जुड़े हुए हैं, जिसे कहा जाता है इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इस्थमस ऑफ पनामा से दोनों नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं। और द कॉन्टिनेंट जो नॉर्थ अमेरिका है टोटली लाई इन नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो लेट अस सी द डिटेल्स अबाउट इट इन द मैप। नॉर्थ अमेरिका, सबसे पहले देखो, ये जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हो ये नॉर्थ अमेरिका है। ये जो आपके सामने है ऑरेंज कलर में ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये जो नीचे वाला है येलो कलर में ये साउथ अमेरिका है। अब इसको ये मैप थोड़ा बड़ा नहीं हो रहा, ये देखो ये जो चीज़ है ना, ये वाली ये चीज़ है पर्पल, दिस इज़ इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये आपस में दिस वन,
एक लैंड एरिया है, लैंड एरिया से जो जुड़े में है यस, क्योंकि इक्वेटर तो ये रहा, ये इक्वेटर ये रहा, तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट इज़ द साउथ अमेरिका, नीचे वाला, तो वो सारा का सारा साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तो विच टू ओशन सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट, इसके ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ कौन से ओशंस हैं? तो देखो जैसे ये साउथ अमेरिका है, तो इस तरफ इसके अटलांटिक ओशन है और इस तरफ इसके पैसिफिक ओशन है। तो ये साइड कौन सी है साउथ अमेरिका की? ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो ऑब्वियसली वेस्ट की तरफ कौन सा है? पैसिफिक ओशन, और ईस्ट की तरफ कौन सा है? अटलांटिक ओशन। द एंड्स माउंटेन, वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट माउंटेन्स हैं, एंड्स माउंटेन, वो भी यहीं पे हैं, साउथ अमेरिका में ही है। और साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेज़न भी है। आई विल सी कि कितनी चीज़ें आपको दिखाई जा सकती हैं, जस्ट वेट। यस, माउंटेन्स तो दिखाए हुए हैं, ये देखो एंड्स माउंटेन, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये एंड्स माउंटेन है, ये साउथ अमेरिका में है। और ये रही अमेज़न रिवर इक्वेटर के पास, ये लार्जेस्ट रिवर है। ये साउथ अमेरिका की दोनों ख़ास चीज़ें हैं, और ये सारा का सारा साउथर्न हेमिस्फीयर में है। ये तो आपको पता चल ही रहा है क्योंकि इक्वेटर इसके ऊपर रह जाता है, ये रहा इक्वेटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और पूरा का पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर में है, और इसके चारों तरफ ओशन है। दिस वन इज़ ऑस्ट्रेलिया, चारों तरफ पानी है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट। और ये ऑस्ट्रेलिया एक ही कंट्री भी है, सिंगल कंट्री, और पूरा वही कंट्री कॉन्टिनेंट। उसके बाद एंटार्क्टिका कम्प्लीटली साउथर्न हेमिस्फीयर में है एंड ह्यूज, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। साउथ पोल के पास है ये, एंड पोलर रीजन के पास है। यहाँ पे पूरा टाइम बर्फ़ से ढका रहता है ये, और यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, ह्यूमन बींग यहाँ पे नहीं रहते। मैनी कंट्रीज़ यहाँ पे आती हैं रिसर्च के लिए, अंटार्कटिका में आती हैं रिसर्च करने के लिए। इंडिया का भी यहाँ पे एक रिसर्च स्टेशन बना हुआ है और उसका नाम है मैत्री, एंड दक्षिण गंगोत्री उसका नाम है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। अब हमने लिथोस्फीयर सारा पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं पानी की, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर की। कि जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला प्लैनेट, क्योंकि अर्थ पे 71% अर्थ कवर्ड है वाटर से और 29% अर्थ पे लैंड है। हाइड्रोस्फीयर में सारी तरह का पानी आ जाता है, जो पानी ओशन में है, जो पानी रिवर में है या लेक्स में है, या जो पानी ग्लेशियर के तौर पे बर्फ़ जमी पड़ी है, जो पानी ज़मीन के नीचे है वो भी, और जो भाप बन के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के तौर पे है, सारे पानी को कंप्राइज करके इकट्ठा करके हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर, अर्थ के वाटर का 97% पानी ओशंस में है और साल्टी है, खारा है, ह्यूमन बीइंग उसे यूज़ नहीं कर सकता। है के तौर पे है, या बर्फ़ जमी पड़ी है, या फिर अंडरग्राउंड है, तो फ्रेश वाटर ह्यूमन बीइंग के यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कम है। हेयर इज़ एंड जस्ट वेट, हाँ जी, तो हेंस द डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। चाहे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं पर शॉर्टेज ऑफ वाटर है। देखो बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, छोटी सी एक्टिविटी है। इसमें क्या बताया गया, ये स्क्वायर बनाए गए हैं, कहते काउंट द स्क्वायर। हमने सारे डब्बों को गिनना है, अमेरिका में कितने डब्बे हैं, यूरोप में कितने डब्बे हैं, उनको काउंट करके बताना है कि कौन सा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है।
ठीक है, यूरोप है या ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, कौन सा कितने नंबर पे आएगा। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में 1 2 3 4 ऐसे गिनने हैं बेटा सारे बॉक्सेस, और आपको ये बताना है कि कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा बॉक्स हैं। ऑब्वियसली एशिया में सबसे ज़्यादा बॉक्स दिख रहे हैं, काउंट करोगे आपको पता चल जाएगा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है जिसके बॉक्स ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे कौन से कॉन्टिनेंट है जिसके उसके कम बॉक्स हैं। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉन्टिनेंट कौन से नंबर पे आता है। नेक्स्ट है ओशंस। ओशंस जो है वो मेजर पार्ट है हमारे हाइड्रोस्फीयर का, और सारे ओशन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ओशन वाटर हमेशा मूविंग रहता है, चलता रहता है। तो जो ओशन वाटर में वेव्स आती हैं, टाइड्स आती हैं और ओशन करंट्स आती हैं, ये 3 चीज़ें हैं जो ओशन वाटर को मूव करवाती हैं, वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स। ठीक है, 5 मेजर ओशंस है हमारे प्लैनेट पे, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये इनके साइज़ के अकॉर्डिंग आपको बताया है। साइज़ के अकॉर्डिंग सदर्न ओशन और उससे छोटा आर्कटिक ओशन। जो पैसिफिक ओशन है बच्चे वो लार्जेस्ट ओशन है, ये 2/3 ऑफ द अर्थ पे फैला हुआ है। मैरीना ट्रेंच जो अर्थ की सबसे बड़ी खाई है वो भी इसी में है, पैसिफिक ओशन में ही है। पैसिफिक ओशन ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ये सर्कुलर शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट, इसके आसपास हैं। एंड अगर हम मैप में देखेंगे, देखो हम अर्थ को अगर पीछे से गोल देखते हैं ना तो एक तरफ लैंड एरिया, पीछे की तरफ तो सारा पैसिफिक ओशन ही है। दूसरा है अटलांटिक ओशन, ये 2nd नंबर पे है। ये एस शेप में है, मैंने आपको दिखाई थी इसकी एस शेप जब शुरू में मैप बताया था। ठीक है, तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्ट साइड, इसकी वेस्ट साइड पे देखो, यहाँ पे जैसे मैं बनाती हूँ फिर से, ये जैसे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, इस साइड पे साउथ अमेरिका, ठीक है, और इस साइड पे यूरोप है। ठीक है, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, ऊपर यूरोप है और यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। तो ये जो पैसिफिक ओशन है, इसकी मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये पैसिफिक ओशन जो है इसकी वेस्ट साइड पे कौन से हो गए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, और ईस्ट साइड पे यूरोप और साउथ अफ्रीका हो गए इसकी ईस्ट साइड पे। ठीक है, तो उसके बाद अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है। इरेगुलर एंड इंटरनेट कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स, और जो कुदरती तौर पे बने हुए बंदरगाहें होती हैं, पोर्ट होती हैं, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। अमेरिका एक डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, तो उनके बीच में आने की वजह से ये बड़ा बिजीएस्ट है, और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इसमें सारा टाइम शिप्स वगैरह चलती रहती हैं अटलांटिक ओशन में। नेक्स्ट आ गया इंडियन ओशन। इंडियन ओशन एक ओनली ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम से है, और ये जो ओशन है इंडियन ओशन, ये शेप ऑफ ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में है। इन द नॉर्थ की तरफ इसकी एशिया कॉन्टिनेंट है, वेस्ट की तरफ अफ्रीका, एंड ईस्ट की तरफ इसकी ऑस्ट्रेलिया। जैसे ये देखो, ये इंडिया का साउथ इंडिया है ये वाला, तो यहाँ पे है इंडियन ओशन। मैं पेन कलर चेंज करती हूँ, ये इंडियन ओशन है। ठीक है, तो इंडियन ओशन के ऑब्वियसली ऊपर की तरफ तो नॉर्थ के, ये इंडियन ओशन है सपोज करो, इसका नॉर्थ ये वाला हो गया ना, नॉर्थ की तरफ तो एशिया कॉन्टिनेंट हो गया ऊपर। ठीक है, इसका वेस्ट इधर होता है, वेस्ट की तरफ इधर अफ्रीका हो गया, और इसका ईस्ट इधर है, ईस्ट की तरफ इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो ये इसकी अगर नहीं समझ आया तो बता देना, जूम क्लास में फिर से बता दूंगी इसकी लोकेशन। तो सदर्न ओशन पे चलते हैं। एंड सर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है सदर्न ओशन। फिर आर्कटिक ओशन, ये देखो आपको बताती हूँ मैं, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पे है आर्कटिक ओशन ऊपर ठंड में, और ये अगर साउथ पोल है तो यहाँ पे है एंटार्क्टिक ओशन। तो ये तो बिल्कुल ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे मतलब पानी जमा पड़ा रहता है। ठीक है, इट इज़ बाउंडेड बाय नॉर्थ कोस्ट ऑफ अमेरिका,
नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, उस तरफ है आर्कटिक ओशन और नीचे की तरफ है एंटार्क्टिक ओशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, आई होप हमारे यहाँ तक हो गया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।